इस कार्यक्रम को अपने सानिध्य में, अपनी देख-रेख में संचालित करते हैं। आदरणीय, आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार जो हमारे ग्रुप ऑफ कॉलेज के पहलवान गुरुदीन प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर महेश कुमार झा सर जी हैं। आदरणीय, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और इस स्वागत अभिनंदन की कड़ी के साथ-साथ मैं अपने पहलवान गुरुदीन प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर महेश कुमार झा सर से आग्रह करता हूँ कि आदरणीय, आप सभी का एक बार स्वागत और अभिनंदन कीजिए। उसके बाद कार्यक्रम की श्रृंखला को हम प्रारंभ करने की कोशिश करें। जी सर। धन्यवाद संचालक महोदय। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में उपस्थित हमारे समस्त प्रवक्तागण, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन एवं बाहर से पधारे हुए समस्त अतिथिगण, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। आज के इस वेबिनार मुख्य अध्यक्ष डॉक्टर बी गंगवार जी, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ही रहेंगे, लेकिन किसी कारणवश अभी वो उपस्थित नहीं हो सके हैं और हो सकता है कि उसके बाद हमारे बीच होंगे। साथ ही पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के फाउंडर सर डॉक्टर पारसनाथ यादव जी, जो हमारे संरक्षक हैं, चीफ पैटर्न हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर सूर्यनाथ यादव जी, आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत अभिनंदन करता हूं। पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर मिस्टर सौरभ यादव, डॉक्टर पूजा यादव, मिस्टर गौरव यादव, आप सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही जो आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं, उन सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही अन्य जो हमारे छात्र छात्राएं भी इस वेबिनार में तहे दिल से जुड़े हुए हैं, पूर्ण लगन के साथ इस कार्यक्रम में बने हुए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं एक बार पुनः आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी इस वेबिनार के अंत तक जुड़ करके इसकी गरिमा को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्यवाही के लिए प्रोफेसर रमेश चंद पटेल जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने अपने विचारों से, अपने भावनाओं से हम सभी का स्वागत और अभिनंदन, और वेबिनार में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत और अभिनंदन। हमारे आदरणीय अतिथिगण और वक्तागण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपके द्वारा। और पुनः मैं एक बार पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं। और मैं आशा करता हूं कि जैसा कि आज का विषय है, लॉकडाउन अवधि में जो कृषि अर्थव्यवस्था है, उसके प्रभाव को लेकर के है। और आदरणीय हमारे समस्त वक्तागण जो हमारे बहुत ही उच्च कोटि के आपके विचार हैं, और आप अपने विचारों को प्रतिपादित करेंगे, आप अपने विचार रखेंगे। और आशा है कि हमारे जितने भी प्रतिभागी छात्र छात्राएं इस वेबिनार में अभी तक जुड़ पाए हैं, वो सब इस चीज का लाभ उठा पाएंगे। और जैसा कि इस लॉकडाउन अवधि में, इस महामारी के बीच में जितना भी हम लोगों के जीवन की क्रियाएं थी, सभी क्रियाएं अस्त व्यस्त हुई हैं। और उसके बीच में चाहे हमारे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वह शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक तंत्र हो, या फिर कृषि हो, या फिर कोई भी जीविका का जो भी हमारा माध्यम है, सब कुछ प्रभावित हुआ है। तो इसका असर कितना हमारी कृषि पर हो रहा, और हमारी कृषि से कौन कौन से हानियां हुई, क्या उससे हमें बेनिफिट मिला, क्या हमें उससे अभी तक सहारा मिला है जीवन जीने के लिए, इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम सब बहुत सारे अपने विचार रखने वाले हैं अपने विद्वानों के माध्यम से। तो मैं एक बार पुनः अपने विभाग की जो हमारी प्रमुख प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करते हुए विभाग की देखरेख कर रही हैं, आपके सानिध्य में हैं, तो मैं प्रोफेसर रिफा प्रवीण मैम आपको आमंत्रित करता हूं कि औपचारिक रूप से आप अपना विचार रखते हुए इस कार्यक्रम को शुरुआत दें। और अन्य वक्तागण जो अभी आपको एक क्रम के माध्यम से मैम ने आपने स्वागत किया, और उसमें मैं सबसे पहले मैम आपके बाद, अर्थात रिफा मैम के बाद विवेक
सर आप जुड़ गए, आपसे आपका क्रम हुआ और उसके बाद वही क्रम मैं आपको पुनः आमंत्रित करूंगा और नाम सहित आपको पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आपसे करबद्ध अनुरोध है, विनती है कि आदरणीय आप अपने समय के अनुसार आप अपने विचारों से अब सिंचित करने के लिए आप पुनः हमें मिलेंगे। मैं आमंत्रित करते हुए प्रोफेसर रिफा परवीन मैम अपना विचार प्रस्तुत करें। Thank you. Again, good afternoon to all. I am assistant professor in Pahalwan within Group of Colleges in Agriculture Department. So here we will discuss about the इस वेबिनार में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या रहा है एग्रीकल्चर में, कृषि में लॉकडाउन का प्रभाव क्या रहा। कहीं पर उसका नेगेटिव प्रभाव रहा है, कहीं पर पॉजिटिव प्रभाव रहा है। सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी चीज में रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज की वजह से रहा। मतलब जो कृषि की जो उपज है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ना पहुंच पा रही थी। लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट रुका, ट्रक्स वगैरह आना जाना रुका, तो अपना जो कृषि की जो उपज निकली थी किसानों की, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंच पाई। इस वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि जो फसल थी वो खराब भी हुई है। कुछ जो सब्जियां और फलों की जो फसलें थी वो खराब हुई है। जो सब्जियां और फल थे वो भी सड़ चुके थे। मतलब उनको ना तो रखने के लिए किसानों के पास जगह थी और ना ही दूसरी जगह पर वो पहुंचा सकते थे। तो इतना ज्यादा बर्डन हो गया था, उसका इतना ज्यादा अमाउंट हो गया था कि वो चीजें भी खराब हुई हैं अपनी। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, जब ये चीजें अपनी जो सब्जियां और फल है सबसे ज्यादा अपना पोस्ट हार्वेस्ट के लिए यूज होती है। मतलब उससे फैक्ट्रीज में भी जाती हैं वो चिप्स वगैरह बनने के लिए, जैसे चिप्स वगैरह के लिए, सॉस वगैरह के लिए, तो वो नुकसान हुआ है किसानों को, क्योंकि वो फैक्ट्रीज तक नहीं पहुंच पाई हैं। ट्रांसपोर्ट बंद हुआ तो फैक्ट्रीज तक नहीं पहुंच पाई है। फिर उसके बाद से वो नहीं हो पाए, मंडीज तक जो गेहूं वगैरह की फसल है और चने वगैरह की फसलें हैं, सरसों वगैरह की हैं, तिलहन फसलें जो लगी थी अपनी, रबी क्रॉप्स जो थी, उनका भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाया, ना वो मंडीज में जा पाई। तो इस तरीके से फार्मर्स को बहुत नुकसान हुआ है, किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। फिर उसके बाद क्या बोलते, अब जब अपनी फसल लगी हुई थी तो उसमें भी क्या हुआ, जब फसल काटने का वक्त आया था तो किसानों को फसल काटने के लिए लेबर नहीं मिल रहा, कई लोग नहीं मिल रहे थे, मच प्रॉब्लम हो रहा था। इस वजह से वक्त पे फसल भी नहीं कट पाई। कई बार आंधी भी आई है, बारिश भी हुई है, ओले भी गिरे हैं, तो इस वजह से भी किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इस टाइम पर टिड्डी दल का भी प्रभाव बहुत हुआ है। अलग अलग जगह पर टिड्डी दल भी आ रहे हैं। तो टिड्डी दल क्या करते हैं, एक साथ पूरी फसल को चौपट कर देते हैं, पूरी फसल को खा लेते हैं और कम से कम 1 घंटे में वो इसका पूरा सफाया कर देते हैं। तो इस तरीके से किसानों को इस पर भी नुकसान हुआ है। ठीक है। अब जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अपने डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे दूध हुआ, अंडा हुआ, मीट हुआ, तो इन सब के प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि जो दूध है वो भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, फैक्ट्रीज तक नहीं पहुंच पा रहा, इंडस्ट्रीज तक नहीं पहुंच पा रहा, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। तो कितने जो दूध बेचने वाले लोग थे, जो डेयरी सप्लाई करते थे, उनका बहुत सारा दूध भी बर्बाद हुआ है। बहुत सारा दूध उन लोगों ने फेंका, खराब हुआ और बर्बाद हुआ है। तो इस तरीके से ये नुकसान हुए अपन को। अंडे की सप्लाई बंद हो गई थी, मीट की सप्लाई रुक गई थी, कोरोना वायरस नॉन वेज से फैल रहा था, तो इस वजह से नुकसान हुआ है बहुत सारा। तो इस वजह से ये क्या बोलते हैं, पूरा इसका असर पूरा किसानों पे और कृषि पर पड़ा है, पूरा असर किसान और कृषि पर पड़ा हुआ है। ठीक है। इस वेबिनार में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इन प्रॉब्लम्स में फार्मर्स की लाइफ पे कैसे इफेक्ट किया है, क्या किस तरीके से नुकसान किया फार्मर्स के ऊपर, ये डिस्कस करेंगे। जो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं, जो हमारे गेस्ट आए हैं, स्पीकर्स हैं, वो लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे और इसका तरीका बताएंगे कि इन सब से कैसे अपन बचें, और जो फार्मर्स को जो नुकसान हुआ है, उनकी इनकम को नुकसान हुआ, उनकी लाइवलीहुड को नुकसान हुआ, तो उसको कैसे बढ़ाया जा सके। ठीक है। तो मैं पटेल सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि जनरली जो भी समस्याएं हमारे कृषि क्षेत्र की रही हैं, और कृषि क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, और कृषि का उद्योगों से बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा ही ताल्लुकात है। जैसा कि हमारे वक्तागण, जितने भी हमारे मुख्य वक्तागण हैं,
सभी आप हमारे साथ हैं, तो आप सब अपने विचारों से उस सारी समस्याओं को आप अपनी पैनी नज़र से देखेंगे भी और उस समस्याओं को कम करने के लिए अपने विचार भी प्रस्तुत करेंगे। तो इस विचार की श्रृंखला में, इस विचार की कड़ी में सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं अपने मुखवक्ता के रूप में डॉक्टर विवेक प्रताप सिंह, पशु वैज्ञानिक के रूप में आदरणीय आप कार्यरत हैं महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र गोरखपुर से। तो आदरणीय, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो इस वेबिनार में आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बहुत-बहुत आपका हम अपने इस महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं और अपने विचारों से आप अब संचित करें और अपने विचार आप रखने के लिए हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, तो आदरणीय आप विचार अपना रखना प्रारंभ करें। जी, डॉक्टर विवेक प्रताप सिंह सर। जी आपकी आवाज आ रही है? जी सर, आप आवाज सुन पा रहे हैं? पहलवान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जी सर। जी डॉक्टर विवेक प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। जी सर, स्वागत है बहुत-बहुत आपका। हेलो, आवाज जा रही है? जी सर, हाँ आवाज मिल रही है। जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है आपका? जी सर, आ रही है। जी पहलवान ग्रुप ऑफ जी पहलवान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस कोविड के दौरान इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर पर और एलाइड सेक्टर पर उस पर मैं बात करना चाहता हूं। और सभी जो श्रोता हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे प्रवक्तागण लोग हैं और विशेषकर आपके इंस्टीट्यूट की जो इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उस क्षेत्र में कल्चर आवाज जा रही है हमारी? हेलो, आवाज आ रही है आपकी सर, आवाज आ रही है आपकी। है कि भविष्य में हम क्या कर सकते हैं। जी लॉकडाउन का जो असर है हमारे एग्रीकल्चर पर, आगे सीखने की आवश्यकता है कि आगे हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम अगर देखें तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज तमाम देशों में जहां एग्रीकल्चर उनका कम है, उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश में उनके तुलना में काफी जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट हैं उनको कम दिक्कतें आई हैं। जैसे नो डाउट कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजों पर प्रभाव पड़ा है। जैसे अगर क्रॉप पर देखें, वेजिटेबल पर देखें, फ्रूट पर देखें। क्रॉप में अगर बात करते हैं तो डिले हार्वेस्टिंग में हो गया, क्योंकि आज के टाइम पे सब लोग जुड़े हुए हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर आएगा तो हमारा खेत काटेगा। उसके साथ साथ सब्जी वाले हैं, जैसे जो भी सब्जी उगा रहे हैं, खीरा है, ककड़ी है, जो ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। उनका मार्केट रेट नहीं मिल पाया है किसानों को, ये रेट नहीं मिल पाया है और उनकी अर्थव्यवस्था जो किसानों की गड़बड़ चरमराई है, उसके साथ साथ कहीं न कहीं ये देश की अर्थव्यवस्था में भी इनका नुकसान हुआ है। तो अगर इस संबंध में अगर हमारे एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कृषि और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय हैं उस पर एक नजर डालिए, तो हमारा एक तरफ क्रॉप प्रोडक्शन फेल्योर की करीब पहुंच गया था, फेल हो गया था लगभग। लेकिन वही हमारा जो डेयरी सेक्टर है, पशुपालन है, मुर्गी है, बत्तख है, मछली है, ये सब चीजें बहुत कम प्रभावित हुई। जैसे आप बीच में अफवाह उड़ी थी कि कोविड का असर जो कोरोना वायरस है मुर्गियों में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। भी आप देखिए कि हर चीज प्रभावित हुई, लेकिन वहाँ पर जो हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर है, जैसे दूध की आपूर्ति, सरकार ने पूरा चीज एग्रीकल्चर पूरा छूटा, एग्रीकल्चर की सप्लाई या इस तरह की चीजें हैं वो ना रुके। तो उसमें जो हमारे दूध व्यवसायी थे, जो फार्मर किसान जो गाय से जुड़े थे, भैंस से जुड़े थे, जो उत्पादन का काम कर रहे थे, उनको यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ। साथ ही उनके साथ जो जुड़े हुए डेयरी के साथ जो लेबर थे उनको भी रोजगार उनका गया नहीं कहीं। इसके साथ जब हम अगर इसको एक अपॉर्चुनिटी या भविष्य का प्लान तैयार करें कि क्या ये हो सकता है कि इस तरह की आपदाएं भविष्य में आ सकती है, अभी तक हमें मालूम नहीं था। हम लोग निश्चिंत थे ऐसा कि कभी हो सकता है कि महीने 2 महीने के लिए लॉकडाउन हो जाए या हर चीज खत्म हो जाए। एक तरह से देखा जाए तो
पूरी तरह से हमारी जिंदगी रुक गई थी। लेकिन उसमें अगर एग्रीकल्चर के साथ, जैसे हम बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इससे टिकाऊ खेती की बात करते हैं, टिकाऊ खेती में जब हम बात करते हैं चला जाए, किसान है, ये काम कर रहा है, उसके साथ दूसरा लगा है व्यवसाय, तो उसको वह संभाल देगा। इसी तरह अगर सब्जी वाला किसान है या क्रॉप वाला किसान है, वो अगर पशुपालन से या मछली पालन से जुड़ा रहेगा। सर एक हम रिक्वेस्ट है आपसे। जी सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे। शायद आपके पास फैन या किसी चीज की आवाज ज्यादा आ रही है, तो आवाज कम मिल पा रही है। सप्लाई हुआ, किसका नहीं हुआ। हेलो सर, सर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सर दोनों प्रभावित हुए थे, वो भी सर हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं? आपके यहाँ से थोड़ा सा सर लग रहा है कि जैसे कुछ हवाओं का या फिर फैन वगैरह चलने की जैसे आवाज से आवाज आपकी बाधित हो रही है। तो सर अगर उस समस्या से थोड़ा से कम हो जाती तो आवाज साफ आने लगती है आपकी। हेलो हेलो, लग रहा है नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। जी सर, आवाज हमारी आपको मिल रही है? जी जी सर, आवाज मिल रही है आपको? सर आप म्यूट हो गए हैं, जा नहीं रही है म्यूट पे। ठीक है, आप जा रही है? हाँ हाँ, अब आवाज मिल रही है सही। जी जी, जैसा हम बात कर रहे थे कि जो डेयरी फार्मर हैं, जो जी दूध उत्पादन का काम करते हैं, वो अगर किसी चेन जुड़े हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े या ऑर्गेनाइज डेयरी फार्मर हैं, उनको तो उनके उत्पाद का मूल्य मिल उत्पाद, लेकिन अगर जो अनऑर्गेनाइज किसी कोऑपरेटिव से नहीं जुड़े हैं, बीच में शुरुआती दौर में जो उत्पाद था उचित मूल्य नहीं मिल पाया या मार्केट में कहिए सेल नहीं हो पाया, लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर ये चीजें सॉर्ट आउट हो गई और इन चीजों का उन पर असर नहीं हुआ। अब देखिए, आप रेगुलर सप्लाई हो रहा होगा, आप भी दूध ले रहे होंगे या जो भी हमारे श्रोतागण या है वो देख रहे होंगे। अब अगर बात करें इसी तरह से पेरिसेबल नेचर की है, जल्दी खराब हो जाएगी, स्टोरेज की समस्या है, हमारे यहाँ स्टोरेज का अभाव है, तो उस क्षेत्र में अगर देखा जाए, अगर तो वो मछली पालन से जुड़ा रहता, अगर वो किसान के पास एक या में मछली पालन कर रहा था, तो मछली में जो है आज का रेट देखिए बहुत कितना हाई गया है और लॉकडाउन में उसको कोई असर नहीं पड़ा है। अगर मछली रहता तो मछली आपका न सड़ने का है डर, न मरने का। तालाब में है, उसका ग्रोथ मुर्गियों में बीच में हुआ था, मुर्गियों के केस में मुर्गी हमारा है तो कुछ दिन उसको ना बेचे, रोक लीजिए हम। अब इस समय दे रहे हैं आप रेट, मार्केट में रेट क्या है रेट। उसी तरह लेयर हाउस है, अंडे के लिए जो मुर्गी पालन करते उस व्यवसायियों पर कोई असर नहीं पड़ा है। इसी तरह हम अगर बात करें समेकित कृषि प्रणाली, जो हम बात नेचुरल एग्रीकल्चर की, गाँव या खेती की बात करें, तो इनमें अगर समेकित योजनाएं, किसान जो हमारे मॉडल है 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर या जितना है लैंड, उस हिसाब से उनको डिवाइड करें कि कितने में हमें प्रोडक्शन करना है, कितने में सब्जी लेना है, कितने में हमें घूमना है, कहाँ है। तो इस तरह करें तो एक रोटेशन बना रहेगा पूरे राउंड द ईयर।
पूरे राउंड द ईयर रोटेशन बना रहेगा आपका, और इसमें कोई भी समस्या आती है, एक अगर फेल होता है तो दूसरा हमारा सपोर्ट करेगा उसको। तो ये नीड है हमारी आज के समय में कि इस चीज को हम बढ़ावा दें, कि कैसे उसकी लाइफ सस्टेनेबल बने, और उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। तो किसान ये हमारे जो है इस तरह का काम कर सकते हैं। और ये जैसे दूध उत्पादन का है काम, जो दूध उत्पादन कर रहे हैं वो डेयरी प्रोडक्ट के रूप में उनका सामान यूज हो जाएगा। जो सोसाइटीज हैं या कहीं और हैं जहाँ पर इनका पैकेजिंग होता है, वैल्यू एडिशन का काम होता है, ये काम हो सकता है। अगर किसान जो हैं अपने एक समूह बना के, समूह में कोई काम, जैसे 10 लोग का समूह है, दूध इकट्ठा किए, पनीर बनाए, खोआ बनाए, मिल्क पाउडर बनाए, या इस तरह की तमाम चीजें हैं जो वैल्यू एडिशन करके उनका काम कर सकते हैं। उसी तरह आगे आता है, जैसे अब हम बात कर रहे हैं लाइव स्टॉक का, उस पर क्या असर पड़ा, क्या फायदा हुआ। लाइव स्टॉक को अगर देखा जाए तो हमारा इस कोविड के दौरान इस जो इम्पैक्ट है महामारी का, इस पर अगर एक तरफ से देखा जाए पहलू, तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जो फार्मर हैं जुड़े हैं कहीं न कहीं से, उनका प्रोडक्ट वेजिटेबल नेचर का नहीं है, एक्सेप्ट जैसे दूध है, दूध को छोड़ के बाकी सब चीज़ों का उनको मार्केट वैल्यू मिल रहा है। इस समय वही चीज़ें जो आज के 45 दिन 50 दिन के लॉकडाउन पीरियड में जो चीज़ें नहीं जा पा रही थी लोगों तक, आज उनका अच्छे से फ़ायदा मिल रहा है और उसका रेट भी उनको हाई मिल रहा है। जो मछली हमारी 150 की या 180 की थी, आज के समय में 250-300 रुपए में बिक रहा है। तो ये कहीं न कहीं फ़ायदा दे रहा है किसानों को। उनका रोज़गार रहा, उनको माइग्रेट नहीं करना पड़ा कहीं, और जो माइग्रेंट लेबर आए हैं, वो भी धीरे-धीरे कहीं इस एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहे हैं। अब उनको भी रखा जा रहा है। जो पहले दिक्कत थी, एक चीज़ और, इस लॉकडाउन में एक बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है कि जो हमारे यहाँ से माइग्रेंट हो गए थे, जो चले गए थे दिल्ली, बॉम्बे या दूसरे राज्यों में चले गए थे या शहरों में गए थे, वो अपने घर परिवार से दूर थे, उनको कमाने के लिए गए थे। लेकिन अब जब इस तरह की उनको है कि हर अपना प्रदेश, अपना जिला, अपना गाँव सही है। तो इसलिए यहाँ पर आके वो खेती में या खेती से संबंधित और भी व्यवसाय जो हैं, जैसे पशुपालन का है, मुर्गी पालन का है, ये सब कर सकते हैं। उस वहाँ से जहाँ रह रहे हैं वो अच्छी आमदनी यहाँ पर कर सकते हैं, उनको कहीं माइग्रेट होने की आवश्यकता नहीं। जो लेबर की समस्या थी, वाले समय में ये प्रॉब्लम बहुत सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि सब पर्याप्त यहाँ पर आ गए हैं, और उनके लिए भी जो सरकार कर रही है, वो भी काबिल तारीफ़ है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो है ध्यान देने की आवश्यकता है, ये इसमें एक व्यवसाय को ना टिककर उससे के साथ कई और इंटरप्राइजेज हों। हेलो, हेलो। आपकी आवाज आ रही सर? जी, जी। जी, जी। अब अभी इसका अगर हम क्रॉप पर देखते हैं तो एक तो हुआ हमारा लेट हार्वेस्टिंग हुआ। जब हार्वेस्टिंग की टाइम आई तो उस समय लॉकडाउन लगा, हार्वेस्टिंग में आने लगी। क्यों? कंबाइन की सुविधा नहीं, कहीं थ्रेशर का नहीं, कहीं परमिशन नहीं। अब किसान परेशान कि परमिशन ले तो ले कहाँ से? परमिशन लेने के लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए फिर तमाम समस्याएँ। तो ये सब चीज़ें बहुत हैं जो प्रभावित की, और ये सबसे ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम पर की, और उसमें भी अगर देखा जाए तो ये वेजिटेबल्स पर और फ्रूट्स पर इनका असर रहा। तो इस महामारी का हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम पर पड़ा, उत्पादन पे पड़ा, सब्जी उत्पादन पे, ना कि यह जो है कृषि के अतिरिक्त अन्य जो व्यवसाय हैं, जैसे मैं बताया मछली का है, दूध का है, या अंडे का है, या इस तरह का, या वैल्यू एडिशन। अगर कोई वैल्यू एडिशन का काम कर रहा है तो वो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी थी, पर्याप्त दूध मिला, उसका वैल्यू एडिशन किए, उससे मिल्क पाउडर बनाए या जो चीज़ें बनाए, घी बनाए, दही बनाए। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं कुछ हमारे किसानों के लिए फ़ायदेमंद भी रही, और नुकसान तो रहा ही रहा। तो जो एक अगर इस तरह की बातों को ध्यान में रखकर और भविष्य की योजना तैयार किया जाए कि भविष्य में हमारा मास्टर प्लान क्या होगा, कि किस तरह से हम करें, कार्यों को हम कैसे डिवाइड करें,
कि हमारे साथ कभी आता है बर्ड फ्लू की बात सुनते हैं तो मुर्गियों का जो है बहुत पॉपुलेशन है वो चला जाता है, उस समय बिक्री नहीं होती है, उनका सब चीज बंद हो जाता है। तो अगर मान लीजिए भविष्य में है या कोई और बीमारी है तो मुर्गी को छोड़ के तो हमारा दूसरा व्यवसाय रहेगा। अगर हम डाइवर्सिफाई वे में काम करते हैं कई तरह का, तो ये सब चीजें एक समस्या आती है तो दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी धन्यवाद। किसी को कोई इसमें क्वेश्चन पूछना हो या कोई डिस्कशन करना चाहता हो तो हम जी, जी। जैसा कि सर का व्याख्यान जो भी अभी जहाँ तक हुआ है, इसके माध्यम से आप तक जो भी आपने सुना है, हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं, अगर किसी का कोई सवाल है या किसी के मन में किसी प्रकार की शंका रह जाती है कि हमें इसके बारे में और कुछ जानना है, तो प्लीज़ आप सभी के विचार, प्रश्न आमंत्रित हैं। आप अगर कुछ अपना प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं, कोई भी अगर आपका प्रश्न है, तो सर आपका जवाब देंगे। तो प्लीज़ आप में से किसी का कोई भी जी, अगर चाहे तो वो पशुपालन हो या मुर्गी हो या बकरी हो, कैसे करना है, क्या करना है। अगर कोई चीज रोजगार के लिए वो सोचते हैं कि हमें मुर्गी पालन करना है या बतख पालन करना है या गाय पालन करना है या बकरी करना है, कुछ भी जी, करना है, अगर इस चीज में कोई भी थोड़ा सा भी उनको डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं, हमारा कांटेक्ट आपसे ले सकते हैं, जी सर, जी। कांटेक्ट नंबर, और उसके माध्यम से हमें बात कर सकते हैं। जी सर, और हमारा जो वेबसाइट जो है mgkvk.in भी आप करके देख। बिल्कुल। जैसा कि अभी आप सर बहुत सारी चीज़ों पे जैसे कि कृषि के बारे में बताया। कृषि का तात्पर्य हम लोग फसल से लेते हैं सर, हमारा खुद का सवाल है ये। जी, जी, और कृषि का यही यानी हमारी हम धारणा जैसे गलत है। फसल धान, गेहूँ, अरहर, आलू, टमाटर, मिर्ची, मूली जो भी हमारी फसलें होती हैं, चाहे वो नकदी फसलें हों, चाहे सामान्य फसलें हों, हमारा सीधा-सा तात्पर्य ऐसी फसलों से कृषि से मतलब होता है। तो क्या जैसे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, अ, भेड़ पालन या बकरी जी, पालन इत्यादि जितने भी हमारे पालन हैं या फिर जो भी और फॉर्म्स हैं कृषि की, क्या वो भी कृषि में ही शामिल होती हैं या फिर उसका कोई अलग से जी। क्राइटेरिया तो होता है? कहते हैं एग्रीकल्चर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। जो लाइव स्टॉक है इंटीग्रल पार्ट है, एक एलाइड जी, पार्ट है, और बिना पशुपालन के खेती संभव नहीं है। आज जैविक करते हैं यूरिया और कीटनाशक के प्रभाव से फसलों में जो उसके अवशेष रह जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी में आ रहा है और उस तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, जैविक खेती करें, तो जैविक खेती कब होगी? जब हमारे पास पशुपालन होगा तब होगा, हमारे पास बकरी पालन होगा तब होगा, जब मुर्गी पालन होगा तब होगा। तो जी, इसके लिए हमें अगर इसके साथ जुड़ना होगा, अगर हम पशुपालन नहीं करते हैं तो हमारे ऑर्गेनिक की विचारधारा कहाँ से सक्सेस होगी? जी सर। ऑर्गेनिक के लिए तो हमें चाहिए गोबर की आवश्यकता है, तो हमें गाय या भैंस या बकरी पालना है। जी सर। ठीक, हमें अगर ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करते हैं, वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट के लिए हमें तो केचुआ तब तो डालेंगे जब हमारे पास उसके लिए गोबर चाहिए। तो बिल्कुल ये सर। सब चीजें हैं, और जो ये धारणा है लोगों में कि एग्रीकल्चर मतलब फसल उत्पादन या सब्जी उत्पादन, ये चीजें नहीं है। एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर एक बहुत विस्तृत शब्द है कि एग्रीकल्चर में ये सब चीजें जब तक इनका समावेश नहीं होगा जी तब सर। तक एग्रीकल्चर संभव नहीं है आने वाली भविष्य में। जी सर। आज ऑर्गेनिक की डिमांड इतनी है कि हर कोई चाहता है, आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें इंसेक्टिसाइड यूज हुआ सब्जी ना मिले, हमें ऑर्गेनिक मिले। हम जीवामृत की बात करते हैं, जी, इस तरह से हम बायो फर्टिलाइजर की बात करते हैं, जैविक खाद की बात करते हैं, गोमूत्र की बात करते हैं। तो ये सब चीजें तब रहेंगी जब एग्रीकल्चर के साथ हमारा लाइव स्टॉक यानी पशुपालन रहेगा तब। जी सर। बहुत-बहुत एक सवाल और है मेरे मन में, जी, जैसे कि हम जैविक खाद के रूप में गोबर और सारी चीज़ों का यूज़ तो करते हैं, जैसे कुक्कुट पालन हम करते हैं, तो कुक्कुट पालन से जो हमें खाद प्राप्त होती है या गोबर जो प्राप्त होता है पक्षियों का, उसका यूज़ कोई है या फिर उस चीज़ को हम लोग कैसे हाँ, वो का यूज़ कर जी, सकते हैं? जैसे अगर हम मुर्गी पालन कुक्कुट पालन का कार्य कर रहे हैं जी, तो उसका जो उसमें अगर उसका कंपोजिशन की बात करें, नाइट्रोजन फास्फोरस की बात करें,
तो जी गाय के गोबर से या गोबर की जो खाद है उससे अधिक होता है। जी ये इसका जो इसमें जो आपके जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सब चीजें अधिक पाई जाती हैं। और यह एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर हम मछली के तालाब में भी डालें तो ये भी फायदा होता है और जी मछलियां उसमें पड़ती हैं। जैसे हम तालाब बनाते हैं तो हम कहते हैं कि तालाब पर ही मुर्गी का एक बाड़ा बना दीजिए, जी जो मुर्गी का बीज रहेगा वो तालाब में गिरेगा, मछलियां खाएंगी, मछलियां बढ़ेंगी। बत्तख जी पालन की बात करते हैं, तालाब है तो आप बत्तख रख लीजिए, उस बत्तख वो पानी में रहेंगे, अपना भोजन देंगे और उनका बीज जो है मछलियों के लिए है, तो जी मछलियों की ग्रोथ भी बढ़ती है। ये सब चीजें हैं जो हर जगह काम आएंगी और बहुत फायदेमंद। जी सर जी। तो जैसा कि सर आपने बहुत सारी चीज़ें बताई और जैसा कि आप पशु वैज्ञानिक के रूप में आप कार्यरत हैं महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र में, तो आपकी जानकारियां वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण रही और हम वास्तव में बता रहे हैं सर, इस चीज़ का जो प्रश्न था मेरे मन में बहुत दिन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैं कृषि से बहुत करीब से जुड़ा हुआ हूँ लेकिन वैज्ञानिक तौर पे नहीं। जो एक मतलब नॉर्मली कृषि होती है गाँव में समाज में अपने, तो मुर्गी पालन के दरमियान मतलब बहुत सारे ऐसे खाद हम सबके बड़े किसान ला के डालते थे, तो उस चीज का जब यूज किया उन्होंने, फसल काफी उनके फसल में बढ़ोतरी हुई, तो ये शंका हमारे मन में तभी से थी। लेकिन आज सौभाग्य प्राप्त हुआ आपसे मिलने का और आपसे मिल करके हमको ये जानने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही शानदार आपका व्याख्यान रहा सर। और हमें उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम के हमारे 3 बजे तक का कार्यक्रम है, तब तक हमारे बीच में आप उपस्थित रहेंगे और बहुत सारे लोगों के अभी सवाल आएंगे जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सर, आप आखिरी तक हमारे साथ बने रहें। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपने अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर उपेंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर कृषि विभाग, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश से। आदरणीय, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो प्लीज आपके विचार आमंत्रित हैं इस ई मंच Yes, sir, पर। I present here. जी सर जी। Yes, सर sir, आप I present अपने here. विचार प्रस्तुत करें सर। जी सर, जी जी मैं सबसे पहले पहलवान दी ग्रुप ऑफ कॉलेज को तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर महेश कुमार झा, जिन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि कल आपके सब्जेक्ट का ही वेबिनार है, तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई ये सुन करके कि हमें भी बोलने का मौका मिलेगा। क्योंकि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से जुड़ा हूँ। तो आपने जो वेबिनार स्टार्ट किया है सर, वो है कोरोना वायरस जी एग्रीकल्चर सर। सेक्टर। हाँ जी सर जी, जारी रखें सर, बस आ रही है आवाज आपकी। अभी आवाज आपकी कटी हुई है, मिल नहीं पा रही सर। एक बार पुनः अपना कनेक्शन सही कर लें सर। हाँ सर, आवाज आ रही? हाँ हाँ सर, मिलने लगी आवाज। हेलो, जी जी, आवाज आपकी मिल रही है। अभी थोड़ा बाधित हो रही है सर आवाज वर्तमान आपकी। वैश्विक महामारी, हाँ सर, हाँ आ रही है। जी जी, शुरू करें वर्तमान सर। वैश्विक महामारी के कारण व्यापार और आर्थिक उदारीकरण आधारित अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित गिरावट का आवाज मिल रही है सर आपको? अनुमान लगा जा रहा है। हेलो, हाँ, सर, आवाज नहीं आ रही सर का? आपकी आवाज सर थोड़ा बाधित हो रही है, मतलब क्लियर नहीं आ रही है। जी जी। हेलो। सर हम थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। तब तक हम अगले हेलो, अपने। जी जी। आवाज सर, आवाज आपकी आ नहीं रही सर। बिल्कुल मतलब बहुत। जी, आवाज आपकी मिल नहीं पा रही है। आवाज आपकी सर आ नहीं रही है, और बहुत कम कम आ रही है।
हम सर तब तक सर हम तब तक आप थोड़ा से तब आप तक का नेटवर्क पहुंचे और हम दूसरे वक्ता के रूप में अपने अगले वक्ता को आमंत्रित कर लेते हैं। जैसे आपका नेटवर्क क्लियर होता है हम आपसे फिर बात करके आपको आमंत्रित कर लेंगे। जी सर, आप आवाज मिल रही है सर आपको? चलिए तब तक सर आप थोड़ा से अपने नेटवर्क का इंतजार कर लें और हम आपको पुनः आमंत्रित करेंगे और बिल्कुल उसे हम आपको मिस नहीं करेंगे। और जैसे ही आपका नेटवर्क मिलता है और आप नेटवर्क में आते हैं पुनः हम आप तक आएंगे और आपको इस ई मंच पर आपका पूरा अवसर है, पूरा समय आपको दिया जाएगा। सर आपकी आवाज म्यूट है तो उसको अनम्यूट करके एक बार ट्राई कर लें। अगर क्लियर आ रही हो तो हम जारी रखें। जी हेलो एक बार सर अपने जी सर एक बार अपना लीड जो है उस लीड को निकालिए, उस पुनः लगाइए तो शायद आवाज साफ आने लगे। नहीं जी हाँ बताएं सर। हेलो हाँ सर आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। ओके तो महामारी के कारण व्यापार व आर्थिक उदारीकरण आधारित अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे विश्व में बेरोजगारी आवाज नहीं मिल पा रही सर। चलिए सर हम थोड़ी देर के लिए आपको यहीं पे अब रोकना चाहेंगे। जैसे कि थोड़ा नेटवर्क आपका क्लियर हो जाएगा तो पुनः मैं आप तक आऊँगा और आपको पुनः अपने वक्तव्य रखने का पूरा अवसर रहेगा। तो हम अगले वक्ता के रूप में जो हमारे बीच में डॉक्टर विवेक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप कार्यरत हैं। आप अपनी सेवाओं से ज्ञानवर्धन कर रहे हैं और पूरे देश की राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। राजीव गांधी डीएवी डिग्री कॉलेज बांदा उत्तर प्रदेश से डॉक्टर विवेक सर जी। डॉक्टर विवेक सर जी अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो प्लीज आपके विचार आमंत्रित हैं। जी सर आवाज आ रही सर? जी सर सर आवाज को जी सर जी सबसे पहले सर मैं आपके आयोजक टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जी सर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। वेबिनार के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हमारे लिए भी ये गर्व का विषय है कि आज हमको बोलने का मौका मिला है। आपके सेमिनार में जब हम पिछली बार जुड़े थे तभी हमने निश्चय किया था कि एक नए हम जरूर करते और आज सुबह ऑनलाइन तो हमको लगा हमारी तमन्ना पूरी हुई। आपका जो जी सर में परिचय ये वास्तव में बहुत ही विषय है। तो सरकारों का मुख्य फोकस इस बात पर रहा कि किस प्रकार से कृषि पर अतिरिक्त जनसंख्या को हम उद्योगों की तरफ ट्रांसफर करें और यहाँ के भी लोगों ने यह मान लिया गांव पे जो भी रोजगार है वो मात्र कृषि है और कृषि अत्यंत पिछड़ी अवस्था पर है, अत्यंत मेहनतकारी व्यवसाय है, अलाभकारी व्यवसाय है, वर्ष भर पानी नहीं मिल पाता और चले गए जाकर महानगरों की ओर रोजगार खोजने के लिए। आज जब विपदा का समय आया तो ये किसी ने नहीं सोचा था कि यही बड़ी बड़ी कंपनियां महानगरों के बड़े बड़े ब्रांड इन लोगों को स्वार्थ के रूप में यूज करके छोड़ देंगे और एक महीने तक अपने यहाँ थम पाएंगे। एक बार फिर ये लौट करके यहाँ पर आते हैं। ऐसे में ये प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि क्या कृषि अपने गांव के नौजवानों को रोजगार देने में सक्षम है कि नहीं। अब एक दूसरा फेज आता है कि लॉकडाउन में क्या असर पड़ रहा है अर्थव्यवस्था पर। आप जानते हैं, हम सब समझते हैं, भारत गांवों का देश है, कृषि यहाँ की मुख्य अर्थव्यवस्था है, मुख्य व्यवसाय है और यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो दुर्भाग्य है कि कृषि का जो बोझ है वो सीनियर सिटीजन के रूप में यानी वृद्ध नागरिक के रूप में है। मेरा अपना एक अनुभव रहा है, मैंने कम से कम 200-300 गांवों का एक दौरा किया है कृषि काल
कृषि को लेकर के, और ये पाया है कि वहां पर कहीं पर भी नौजवान नहीं दिखाई देता। सारा नौजवान अपनी कृषि को छोड़ करके महानगरों में काम कर रहा है, और जो वृद्ध हैं वो वृद्ध बलकट और बटाई जैसी व्यवस्था को अपनाए हुए हैं, और वो भी केवल अपनी खेती को इसलिए बचाए हुए हैं कि उनके बुजुर्गों के द्वारा जो अर्जित जमीन है वो कहीं बिक ना जाए। इसीलिए कृषि इतनी पीछे चली गई कि आज कृषि से 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। और सरकारों ने जो प्रयास किए, क्रेडिट कार्ड को लेकर के एक प्रयोग किया सरकार ने कि हम सबको क्रेडिट कार्ड के रूप में धन देंगे, इसका इतना नेगेटिव इफेक्ट आया। कुछ मीडिया ने भी बहुत अच्छा रोल नहीं इसमें प्ले किया। इसका एक ये नेगेटिव इफेक्ट आया कि सारे के सारे जो किसान थे वो ये माना गया कि ये बैंक के कर्जदार हो गए, और कृषि से चूंकि रिटर्न अच्छा नहीं मिला, उनको लाभ नहीं मिल पाया और वो कर्जदार हो गए। और जब जमीनी हकीकत पर हमने देखा तब यह पाया कि लोगों ने दूसरों से ब्याज पे पैसा लिया, बैंक का ब्याज अदा किया बैंक मैनेजर से मिल करके, और केवल अपने खाते को रिन्यू किया। यानी निवेश तो सरकार ने किया लेकिन उत्पादनकारी निवेश नहीं हो पाया। आज जब वही श्रमिक जो पलायन कर गए थे, जब हमारे यहाँ पर आते हैं तो हम उनको प्रवासी श्रमिक के रूप में परिभाषित कर देते हैं। ये प्रवासी श्रमिक हमारे यहाँ पर आए, बिल्कुल आए प्रवासी श्रमिक, हम प्रवासी श्रमिक को मान लें, लेकिन अब चिंतन है कि क्या यह कृषि अपने घर पे लोगों को रोजगार दे पाने में सक्षम है? अगर है तो आज कृषि को हमको सिर्फ गेहूं और चावल रबी खरीफ तक से नहीं जोड़ना पड़ेगा। आज हमें कृषि को कृषि के तमाम बहुआयामी डायमेंशन की ओर ले जाना पड़ेगा। हार्टिकल्चर और आपको एग्रोनॉमी, और ये जो भी कुक्कुट पालन, फिशरीज, बकरी पालन, इन सब में यहाँ के श्रमिकों को जोड़ना पड़ेगा। कोरोना का इफेक्ट जैसे हम सब स्वीकार रहे हैं कि लगभग 2 साल 3 साल तक रहने वाला है, इसलिए हमको लघु और मध्यम अवधि की परियोजनाएं बनानी होंगी, और इसमें इन श्रमिकों को हमको जज्ब करना होगा, खपाना होगा, तब जाकर के एक दीर्घ अवधि की योजना तैयार होगी। हम बड़े उसमें बात करते हैं कि हम आर्थिक इकोनॉमिक सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। यहाँ से नीति को एक बार पुनर्परिभाषित करने का मौका है कि क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसी चीज का हल हो सकता है। मुझे लगता है कि स्वामीनाथन जी के उस कथन को हमको मानना चाहिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जगह अगर हम स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बनाने की सोचें अब, तो कृषि को ज्यादा अच्छा ला सकते हैं। आज लॉकडाउन में कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे थे, बीच में लोगों को यह डर था कि अगर हम अपने यहाँ पर मजदूरों से काम कराते हैं तो कोरोना संक्रमण होने का भय हो रहा था, और रिजल्ट यह हो रहा था कि कृषि की लागत बढ़ रही थी। काम के लिए जो मजदूर मिल रहे थे वो ज्यादा पैसे की मांग कर रहे थे, भूसा बर्बाद जा रहा था, और जानवरों के लिए बुरी स्थिति हो रही थी कि अन्ना जानवरों की समस्या से। एक तो फसल में उत्पादन लागत पहले अधिक थी, वर्ष भर पानी नहीं मिल पा रहा था, दूसरा कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे थे, तीसरा मंडी तक उनको पहुंचाने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। अभी एक हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक केस हुआ था कि लोग जा रहे थे अपनी फसल को किसी तरह से बेचने के लिए, तो पुलिस ने लॉकडाउन में उनको कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चलवाया, और जाते जाते एक आदमी को ये स्थिति हो गई कि उसको गंभीर रूप से हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो किसान के लिए समस्याएं लगातार दुष्कर हो रही हैं। लॉकडाउन का जो इफेक्ट आ रहा है, अब कुक्कुट पालन की अभी हम चर्चा एक सबसे सुन रहे थे, बहुत अच्छी चर्चा है। खेत पर ही मैं एक छोटा सा प्रयोग मैंने देखा, मैंने अपने एक क्षेत्र में किया भी, कि वहां पर जो बरसात पौधे लगे हुए हैं, पौधों की जो पत्तियां निकलती हैं, पौधों का जो हम साल भर इकट्ठा करते हैं, वाटर रिचार्जिंग के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, और जैविक कृषि का जब हम उपयोग करते हैं अपने यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि हमको यूरिया से कहीं ज्यादा अच्छा काम मिल सकता है। वर्मी कंपोस्ट का भी एक बहुत अच्छा मॉडल हो सकता है। वर्मी कंपोस्ट को घर में बहुत 8 बाई 10 के गड्ढे पर ही इस्तेमाल की जा सकती है, और उसको 10 से 15 रुपए किलो के उत्पादन पर बेचा जा सकता है। तो लॉकडाउन पर 2 चीज सोचने की जरूरत है। एक, आज इस पीरियड में जो कोरोना काल का संक्रमण है, कृषि पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित है कि कृषि पर प्रभाव पहले से नकारात्मक था, अब उसने इस दर को और बढ़ाया है, नकारात्मकता ही मिली है। लेकिन साथ ही साथ जब इसका प्रभाव वर्ष 2 वर्ष और आगे रहने की संभावना है, और जो मेरा अपना आकलन है, मेरा अपना अध्ययन कहता है कि यह काल कम से कम 3 वर्ष तक जाएगा कृषि पर, और कृषि पर किसानों की दशा लगातार और प्रभावित होगी, प्रतिकूल प्रभाव दृष्टिगत होंगे इससे।
तो यहाँ पर एक दीर्घावधि की भी योजना बनानी है कि कैसे अब ये श्रमिक वहां तो जा नहीं सकते जहां से आए हैं, क्योंकि वहां तो संक्रमण ज्यादा है। इस मैन पावर को कैसे हम कृषि में जल्द कर सकते हैं, डेयरी उद्योग का विकास कर सकते हैं, फूलों की खेती का व्यवसाय कर सकते हैं। हमें किसान को कुल मिलाकर के ऑर्गेनिक फार्मिंग का विकास कर सकते हैं कि कृषि को हमको एक लाभकारी व्यवसाय में परिवर्तित करना पड़ेगा। अब तो सरकार ने यह कहा कि वो अपनी फसल कहीं से भी बेच सकता है। सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बढ़ा दिया है, लेकिन ये सारे प्रयास अभी भी धरातल पर, यथार्थ पर बहुत ही नाकाफी साबित हो रहे हैं। निश्चित है कि लॉकडाउन में कृषि पर नकारात्मक असर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ दिन के लिए रुक करके सोचने की भी आवश्यकता है क्योंकि कोरोना से निपटने की सारी जिम्मेदारी मात्र यही नहीं सिमट जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो जाए, मात्र यह नहीं सिमट जाती है कि हम लॉकडाउन कर लें, यही पर नहीं जाती है और ज्यादा बढ़ा दे। किस प्रकार हम अर्थव्यवस्था को भी चलाते रहें, अर्थव्यवस्था पर हम किस प्रकार के छोटे छोटे बूस्ट अप डोज को इंजेक्ट करते रहें। इकोनॉमिक एक्टिविटी सरकार के द्वारा 20 लाख करोड़ और 1,70,000 करोड़ के पैकेज दिए जा चुके हैं। इनके आने में अभी लंबा समय लगेगा, इनके रिजल्ट आएंगे लेकिन समय लगेगा। हो सकता है कि सरकार अपने आंकड़े भी बताए कि हमने इतना इनके खाते में डाला, इतना इनके खाते में डाला, और इस तरह से अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छा जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था को देखना पड़ेगा, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी में कृषि का योगदान महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र कभी अकाल से प्रभावित नहीं रहेगा, इतिहास का अध्ययन किया जाए। लेकिन आजादी के बाद ऐसा क्या होता है, सरकारी नीतियां ऐसी किस दिशा की ओर चली जाती हैं कि आज देश का अन्नदाता, जिस पर किसान को जिस पर पूरे देश के लिए अनाज उगाने की जिम्मेदारी है, आज वही सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अगर कोई खुदकुशी कर रहा है तो समझिए किसान कर रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि वो कहीं का कर्जदार मिलेगा, उसके जो छोटी छोटी हो गई, कृषि पे भूमि सुधार नहीं हो पा रहे हैं। आज बुंदेलखंड का एरिया जल संकट के लिए जाना जाता है, और ऐसा नहीं है, उदाहरण ऐसे भी हैं। हमारे गांव में जखनी का एक मॉडल बहुत अच्छा आता है, आज प्याज में उन्होंने रिकॉर्ड उत्पादन किया। उनके मॉडल को पूरे विश्व ने और हमारे कहना चाहिए जल संसाधन मंत्रालय ने और जल ग्राम के रूप में घोषित किया। लेकिन ये जो प्रयोग हुए हैं, या तो ये किसी समाज सेवी के कंधे पर हुए हैं या किसी गांव की जागरूकता पर हुए हैं, सरकारी नीतियों पर नहीं हो पाए हैं। तो सरकार को इस ओर आगे आकर के ऐसे प्रयोगों को दोहराना होगा, कृषि पे नवप्रवर्तन करना होगा, कृषि का व्यवसायीकरण करना होगा। आज एक व्यक्ति 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे वो महानगरों में मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अगर उसे कह दिया जाए कि बेटा अपनी जमीन पर आप दाल का उत्पादन करिए, दाल को आप कमर्शलाइजेशन करिए, दाल की आप ब्रांडिंग करिए, दाल को आप बाजार पर बेचिए, वो तैयार नहीं होता। क्यों ऐसा हो जाता है कि नवप्रवर्तक कृषि पे नहीं आ पा रहा है। वहीं उद्योग पर हम नए नए ब्रांड एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर पे हमारा स्थानीय स्तर पर कोई प्रोडक्ट नहीं निकल पा रहा है। अमूल सारे के सारे विश्व में, सारे के सारे देश में उत्पादन अपना कर रहा है, दूध की सप्लाई हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर अन्ना गोवंश को केवल छोड़ा जा रहा है छुट्टा। अगर यहाँ पर एक डेयरी लग जाए और वह डेयरी ये कहे कि मैं शाम के आकर के आपके यहाँ से सुबह आकर के शाम के कितना निश्चित दूध चाहिए, तो यहाँ का किसान अपने जानवर को कभी खेत पर खुला नहीं छोड़ेगा। अन्ना प्रथा पर अंकुश लगेगी, किसान की इनकम पर वृद्धि होगी। कृषि पे नवप्रवर्तन की भूमिका लाना है, कृषि पे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ना है, महानगरों की ओर पलायन करने से रोकना है। कृषि पर एक एक्सपेरिमेंट किए जाने की जरूरत है, क्योंकि निवेश तो हो रहा है, बजट बनाया जा रहा है, बड़े बड़े उपलब्धियों के आंकड़े छपाए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट, ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो हमारा एक रिकॉर्ड है, वो इस बात के लिए कहता है हम पिछले साल इतना ऋण देते थे, इस साल हमने इतना ऋण दे दिया, इस साल ऋण में और बढ़ोतरी की। लेकिन उसका जो आउटपुट है, अगर उस आउटपुट को देखा जाए तो वो आउटपुट कहीं से भी प्रभावकारी नहीं हो पा रहा है। किसान की दुर्दशा निरंतर लगातार पीछे जा रही है। और ये जो धारावी का स्लम है, कभी सोचिए धारावी का स्लम कहां से आया? ये हिंदुस्तान के गांवों से निकल करके गया है। आज उस धारावी में कोरोना फैल गया, महान बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उनको अपने यहाँ काम से लेने को मना कर दिया, वो पैदल निकल पड़े अपने घर के लिए।
वो यहाँ से लेकर के जो श्रम शक्ति गए थे, रिजल्ट ये मिला कि वहां से कोरोना जैसी महामारी लेकर के लौट रहे हैं और बुंदेलखंड में लगातार हमारे यहाँ पर कोरोना के आंकड़े मिलते जा रहे हैं। ये सोचने का समय है, हमारी आर्थिक नीतियों की समीक्षा का समय है। प्रकृति ने हमें एक अवसर दिया है कि जब हम उस अवसर पर ठहर कर थोड़ी देर चिंतन करें कि हम जिसको आर्थिक उपलब्धि मानते थे, क्या यही वो रास्ता था जिसने वैश्वीकरण ने कृषि को पिछड़े स्तर पर ला दिया और उद्योगों को बढ़ावा दिया? क्या यही वो प्रगति का रास्ता था जिसने मल्टीनेशनल कंपनी की ओर हमारा रुख मोड़ दिया? हमने अपने भारतीय परंपरागत ज्ञान को अलग कर दिया। आज एलोवेरा की खेती हम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि बिना पानी की खेती है। आज हम अश्वगंधा, आयुर्वेद के हजारों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बिना पानी के, बिना खाद के हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बढ़ावा किस चीज को है? यूरिया को उत्पादन का बढ़ाया जाता है, यूरिया के दाम में कमी की जाती है। हमने बैंक मित्र नियुक्त किए, हमने पंचायत मित्र नियुक्त किए, हमने किसान मित्र क्यों नियुक्त नहीं किए? किसान मित्र अगर नियुक्त भी किया है हमने कहीं, तो उसका हमने कभी कार्य की समीक्षा क्यों नहीं की? हमने क्यों नहीं लोगों को बताया कि ये कृषि, हमारी भूमि, हमारी माँ हमारे लिए जो उत्पादन कर रही है, ये उत्पादन हमारे लिए ज्यादा बेहतर है महानगरों की अपेक्षा मेहनत करने के लिए। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। मेरा भी कृषि से ही नाता है, हमारे यहाँ पर भी कृषि, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गांव का प्रत्येक घर का कम से कम एक नागरिक महानगर की ओर जा रहा है, वहां से दिन भर मजदूरी करता है, अपनी कमाई का कम से कम साल बहुत थोड़ा सा अपने लिए इस्तेमाल करेगा, ज्यादा से ज्यादा भाग बचा करके गांव पर भेजता है। एक नई प्रकार की प्रणाली चल रही है जिसको हम मनी ऑर्डर प्रणाली कह सकते हैं, और मनी ऑर्डर प्रणाली से हमारे गांव का खर्च चलता है। लेकिन अपनी जमीन पर हम काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पता चलता है कृषि मेहनत का काम है, यंत्रीकरण नहीं हो पा रहा, पानी नहीं मिल पा रहा, ओले पड़ जाते हैं, फसल आ जाती, फसल खराब हो जाती है, फसल बेचे तो हम कहाँ बेचें? साहूकार हमें समय से, किसान से कर्ज नहीं मिल पाता, मिलता है तो ब्याज अधिक लगती है। इस तरह के तमाम समस्याएं आ जाती हैं। तो लॉकडाउन में एक हमको ऐसा अवसर भी हमको मिल रहा है जहां हम थोड़ी सा समझ करके चिंतन करते हैं। एक परिदृश्य है कि आज वर्तमान में कृषि पर क्या स्थिति हो रही है। कृषि का सीजन तो लगभग एक सीजन समाप्त हो चुका है, दूसरे सीजन के लिए तैयारी चल रही है। पहले सीजन में सब कुछ निपट गया, उम्मीद थी कि गेहूं के हमारे रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था, उसकी कटाई में अंतर आया, उसकी बिकवाली में भी धीमा हो रहा है। निश्चित है कि कृषि पर जीडीपी कुछ कमी है, लेकिन अंततोगत्वा कृषि पर जो इफेक्ट होना था वो हो चुका। अब जो आने वाले समय पर है उस पर फोकस करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इतना व्याख्यान पर्याप्त है। बाकी किसान को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा, जानवरों के साथ संबंध बना करके चलना पड़ेगा। अगर हम इतिहास में जाते हैं, देखते हैं कि 4 महीने गांव भर का जानवर पर रहता था, उस खेत की मिट्टी पर वो अपना गोबर करता था, अपने पैरों की खुरों से मिट्टी और गोबर का मिश्रण बनता था। जब बरसात होती थी तो खाद में बनता था, वहां तब यूरिया नहीं होती थी और रिकॉर्ड उत्पादन होता था। इसीलिए ये क्षेत्र समृद्ध क्षेत्र रहे। बुंदेलकालीन मूर्तियां अपने शरीर के लिए जानी, ये व्यवस्था ज्यादा सुदृढ़ थी। आज की ये उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्था नहीं। सुर लौटना पड़ेगा, युवाओं को कृषि से जोड़ना पड़ेगा, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना पड़ेगा। और कोरोना काल का संक्रमण कम से कम 3 साल का है, और 3 साल के संक्रमण में कोई भी यहाँ का लौटा हुआ व्यक्ति अपने महानगरों की ओर नहीं जा पाएगा। जाएगा तो उसको संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा, हो सकता है उसको उस तरह से काम नहीं है। तो निश्चित है कृषि पर श्रम शक्ति का दबाव बढ़ेगा, कृषि पर श्रम शक्ति का उपयोग भी बढ़ेगा। इसको और वैज्ञानिक तरीके से करना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और आगे भी बहुत अच्छे पैनलिस्ट हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनको भी सुनने का मुझे अवसर मिलेगा। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसा कि मैं टीचर बाद में हूँ और किसान का बच्चा हूँ और किसान हूँ, तो मेरा सवाल ये है, आप मृदा विज्ञान से हैं, तो हमारा सवाल यह है कि बहुत सारी, जैसे कि आजकल फसल उगाते हैं लोग, मजदूर कम मिलते हैं या मजदूरों की प्रॉब्लम होती है,
हार्वेस्टर से कटाई होती है, फसलों को जला दिया जाता है, यानी उसके अवशेष को, उसके बचे हुए भाग को। जैसा कि बचे हुए भाग को हम जलाते हैं, ये तो हमारी समझ में आता है कि बहुत सारे जैविक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कौन से ऐसे जैविक तत्व हैं जो मृदा को ऊसर बना देते हैं या बंजर बना देते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं सॉइल साइंस से नहीं हूं, मृदा विज्ञान से नहीं हूं। मेरा जी सर। इकोनॉमिक्स फील्ड है और अच्छा अच्छा साइंस स्ट्रीम है। अच्छा। दूसरी बात है जी जी सर। कि क्या कारण है, कौन से ऐसे तत्व हैं जो मृदा को ऊसर बना देते हैं। जी तो ये इसका ठीक जवाब तो सॉइल साइंस वाले दे सकते हैं, लेकिन जो अभी मैंने हाँ सर, महसूस ओपेन किया सर थे तो उसमें उन्हें भी मैं उनका नहीं हो पाया तो आपका आया है, तो ओपेन सर से हम इस सवाल को पूछेंगे। जी जी फिर भी आपका बहुत बहुत जी, धन्यवाद, क्योंकि लेकिन आर्थिक मेरा पहलुओं पे आपने जी चर्चा की। ले, जी। जी तो लेकिन सर मेरा बहुत अपना बहुत एक स्वागत है। अनुभव रहा है। जी जी जी। सबका जी ये जी सर जी जी अलग अलग क्षेत्र होता है। तो अभी हम ओपेन सर, आप जी तक अगर आवाज पहुंच रही है तो मैं आपको पुनः आमंत्रित करते हुए एक बार फिर स्वागत करता हूँ। जी उपेंद्र सर जी। हाँ जी। उपेंद्र सर जी, आपकी आवाज बिल्कुल मिल नहीं पा रही है, अगर जी एक्चुअली सर नहीं। सर क्षमा कीजिएगा, आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है। मैं बहुत सारे सवाल हैं हमारे मन में, आपसे जानने की इच्छा भी है, लेकिन शायद हमारा आपका संजोग आज के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, तो इसलिए आवाज नहीं आ रही है। पुनः मैं फिर एक बार प्रयास करूंगा। तब तक मैं अपने बीच में अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश, जो कि आप प्राचार्य के रूप में सेवा दे रहे हैं, केपीएस डिग्री कॉलेज ललितपुर उत्तर प्रदेश में। आदरणीय, अगर आप तक हमारी आवाज आपको मिल रही है तो प्राचार्य सर जी, आप केपीएस डिग्री कॉलेज ललितपुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश जी, आप हमारे इस ई मंच पर आमंत्रित हैं अपने वक्तव्य के लिए, तो आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करने की कृपा करें। राजेंद्र प्रकाश सर जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? राजेंद्र सर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, आप का म्यूट है तो अनम्यूट कर लीजिए राजेंद्र सर जी। सर आप का म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। जी अच्छा अच्छा। जी सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो। सर आपका कोई उत्तर मिल नहीं पा रहा है मुझे। हेलो। प्राचार्य केपीएस डिग्री कॉलेज डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश जी, आप तक आवाज अगर पहुंच रही है तो आप कुछ रिप्लाई दें। सॉरी, तब तक हम अगला जो नाम है जो काम के लिए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ियों को इस विषय के माध्यम से हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि हमारे वो बच्चे बाहर ना जाके दिल्ली बम्बई पे आश्रित ना होकर घर पर ही अच्छी से अच्छी फसल में योगदान दें, घर पर ही अच्छी भूमि संभालने का काम करें
और अपने माता पिता का हाथ बटाएं इसमें। इसके माध्यम से जो आज हम देख रहे हैं प्रवासी मजदूरों को कि उनकी स्थिति कितनी दयनीय है अभी। लेकिन जो पहले से यदि हम किसानों को देखें तो पहले की स्थिति में अब किसान बहुत अच्छा है और हमारे जो किसानों की स्थिति पहले से बहुत सुधार है। अच्छी सड़कें, अच्छे मकान किसानों तक पहुंच रहे हैं और खेती के, कृषि के, सिंचाई के भी बहुत अच्छे साधन हो रहे हैं और सरकार के द्वारा बहुत सुविधाएं भी उन्हें मिल रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि सरकार उन्हें सुविधा नहीं दे रही है, हर चीज की सुविधा सरकार किसानों को दे दी है। ये हो जाए कि भले बड़े किसान उसमें ज्यादा योगदान दे देते होंगे और जो कमजोर किसान रहते हैं उन तक वो योजना का लाभ ना पहुंच पाता हो, ये हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार कोई भी हो, लेकिन किसानों तक बहुत सुख सुविधाएं, बहुत सारी योजना किसानों को देती है और हर वक्त किसानों के लिए कई सुविधाएं, कई बीमा योजनाएं, किसानों को कम ब्याज पे पैसा दिया जाता है। जैसे अभी जो पीएम किसान फंड में जो 18,700 करोड़ रुपए किसान पीएम फंड उसमें आए हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजों के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे एक ऑपरेशन ग्रीन था, उसमें पहले क्या होता था कि जो टमाटर, प्याज, आलू आते थे उसमें फसलें खराब हो जाती थी तो उसमें सरकार द्वारा पैसा दिया जाता था। लेकिन अब सारी जो फल सब्जियां जो खराब हो जाती हैं उनके लिए हमारी सरकार अब इस वक्त जो कोरोना महामारी का संकट है इस पे भाई पूरा खर्च देने के लिए तैयार रहती है। इस वक्त तो किसानों के लिए बहुत अच्छी राहत, बहुत अच्छा पैकेज सरकार द्वारा दिया जाता है। जैसे दूध डेयरी उद्योग है, जो इसका भी जो होता है कि ये खपत जो कम हो गई थी उसके लिए भी सरकार इसके लिए बहुत राहत दे रही है। इसको भी आगे बढ़ाने के लिए बात कहती है कि इसमें जो डेयरी किसान है, दूध डेयरी वाले हैं, उन्हें बड़ी तादाद में फायदा सरकार द्वारा मिल रहा है और जो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको किसानों के माध्यम से पटरी पर भी लाया जा रहा है। इसमें जो मछली पालन के लिए भी है उसमें भी सरकार हमारी बहुत फायदेमंद जो पैकेज दिया जा रहा है किसानों को वो भी है। हाँ, एक बात हम कह सकते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपनी ही भूमि पर ज्यादा हाथ बटाने के उसमें बाहर मजदूरी करना तो उसे पसंद है लेकिन खेती करना पसंद नहीं है। हम हर चीज के लिए थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं तो हम सर्विस पर डिपेंड हो जाते हैं कि हमने पढ़ लिया, अब हमें सर्विस चाहिए, हम किसानी से मुंह मोड़ लेते हैं। उस पे तो घर के ही लोगों को यह देना चाहिए कि भाई हमारे ही भूमि में इतनी फायदा है कि हम दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। किसानों को जो है इस वक्त जो हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के माध्यम से हमें ऐसी शिक्षा का विकास उसमें करना चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें उसमें जोड़ना चाहिए। जैसे आज बाबा रामदेव हैं, पतंजलि के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ा ब्रांड भारत में कर दिया है और यदि हमारे 8-10 गांव इसमें मिल जाएं तो हम अपने ही जो हमारे यहाँ अच्छी अच्छी दालें होती हैं, गेहूं होता है, चावल हो रहा है और जो वो चना हो रहा है, इसको साफ सुथरा करके कई गांव जो प्रधान है जो इलेक्शन आती है बहुत सारा पैसा तो खा लेते हैं लेकिन वो अपने गांव में 25% भी लगाना नहीं चाहते कि हमारे गांव के विकास में 25% भी हमारे जो किसान भाई होते हैं उन्हें लाभ मिल जाए। तो यदि जो बड़े लोग, पूंजीपति लोग यह सोच लें तो हमारे गांव का मजदूर बाहर ना जाके हमारे यहाँ ही बहुत अच्छी चीजें कर सकता है। इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी फैक्ट्री लगाई जाती हैं। जैसे ललितपुर एक पिछड़ा हुआ इलाका आ जाता है और यूपी बिहार से ज्यादा ही युवा वर्ग मजदूरी के लिए बाहर जाता है। पहले की अपेक्षा किसानों को बहुत सुख सुविधाएं है। ये प्रकृति का तो है कि प्रकृति से कुछ लाभ हानि हो जाती है किसानों पर, क्योंकि किसान से ही पूरा देश चलता है और सरकार भी किसानों को सबसे ज्यादा फायदा देने की मांग करती है। हर कोई भी सरकार है किसानों को सबसे ज्यादा फायदा दिया जाता है। जी जी और इससे अभी जी मैम समय कम है तो थोड़ा से अगर व्याख्यान को स्टार्ट करें, क्योंकि अभी हमारे पास 4-5 वक्ता हैं तो मैं चाहूंगा कि अभी दूर दूर से यही है कि कोरोना संकट से लड़ने के लिए जो केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो विशेष पैकेज दिया है
उसमें किसानों, गरीबों, प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों, कई कमजोर वर्गों को ध्यान में रखकर ही दिया गया है। धन्यवाद सर आपका। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हर व्यवस्था का अंग जो होता है वह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय होते हुए बहुत लोकल से लेकर के ग्लोबल हो पाता है। तो बिल्कुल आपके विचार और आपकी राय सराखों पर सुनने वाले श्रोता उस चीज को, हमारे जितने हम साथ लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो उच्च स्तर पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या उच्च स्तर पर शिक्षा दे रहे हैं, या हम हमारी ऐसे देश की बनने वाली नीतियों में वो नीति सलाहकार के रूप में है, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी के तरीके से मैनेजमेंट में है। तो हम सुनने वालों से अपेक्षा करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में जो भी छोटी छोटी ये समस्याएं हैं, ये बाहर होकर बाहर जाकर के बृहद रूप ना धारण करें, बहुत बड़ा इनका आकार ना हो कि एक बहुत बड़ा संकट आए। जैसा कि अभी हमारे बीच के जो हमारे जितने भी मजदूर हम कह लें, हमारे भाई बहन हैं जो बाहर जाकर के काम किए, काम करके वहां पे अपनी जीविका का जो कार्य किया, उसके बाद जस्ट इतने संकट के बाद वापस आना, उस वापसी में उनको जो समस्याएं आई, ये सब चीज मैटर है कि अगर हमें अपने घर पे व्यवसाय मिले, हमें अवसर मिले, हम कुछ करने का रास्ता ढूंढ पाए, तो बेहतर होगा कि हम ज्यादा समृद्ध बना सकते हैं अपने देश को, अपनी अर्थव्यवस्था को। हालांकि बहुत सारे विचार देने वाले हमारे विचारक हमारे साथ लगे हुए हैं। तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अलका ओरांव, RKDF विश्वविद्यालय रांची से, मैम अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो प्लीज आप हमारे इस ई मंच पर आमंत्रित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। RKDF विश्वविद्यालय रांची से असिस्टेंट प्रोफेसर अलका ओरांव, मैम आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। फिर हम बीच में, जी मैम, या फिर कोई रिस्पांस किसी का? हेलो जी मैम, हेलो, जी जी आवाज आ रही है गुड मैम। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ एक्चुअली गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली सर हम ये वेबिनार में पार्टिसिपेट किए थे एज अ मींस पार्टिसिपेंट, नॉट जी एज अ जी स्पीकर। मैम कॉल की थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। हम एक्चुअली होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से है, तो जी जी मैम। हम तो इस पे कुछ बोल नहीं पाएंगे, इसलिए हम बोले कि हम मैडम। जी मैम, फिलहाल मैम अब आप मैनेजमेंट से जुड़े हैं तो बहुत सारी व्यवस्थाएं अर्थ जगत की जानती ही हैं, और मैनेज करने के बहुत सारे तरीके आप सबको ज्ञात हैं। क्योंकि हम अब ऐसा तो कह नहीं सकते हैं कि हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण जीवन की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, कृषि है, उससे जुड़े ही होते हैं। चाहे वो वुमेन हो, चाहे आदमी लेबर के रूप में हम प्राप्त करें, चाहे उनको मैनेज करना हो, चाहे फसल के जो भी प्रोडक्ट आते हैं हमारे सामने उसको मैनेज करना हो, या फिर दूध के माध्यम से, मांस के माध्यम से जो भी उत्पादन, जो भी व्यवसाय हम कर रहे हैं, उन सारे व्यवसाय के लिए जो भी हम लोग मैनेजिंग करते हैं, तो उन सारे पहलुओं से आप लोग अवगत हैं, और बहुत सारे फाउंडेशन के आप लोग हेड हैं, तो कुछ ना कुछ तो आप विचार रख ही सकते हैं मैम। आवाज नहीं मिल रही? अच्छा ठीक, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नेक्स्ट हम अगले वक्ता के रूप में, जो कि आपका नाम हमारी सूची में है वक्ता के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर आयशान्या खरे जी, अभी वो पूछ ले रहे हैं। आयशान्या खरे मैम, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश से। असिस्टेंट प्रोफेसर आयशान्या खरे मैम, अगर आप